नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज केंद्र सरकार ने कार्यकाल के 30 दिन पूरे कर लिए। इस एक महीने में अच्छे दिन की परिभाषा पर जितनी बहस हुई वो इतिहास में जरूर दर्ज होगी। महंगाई पर इससे पहले भी हंगामे हुए हैं, लेकिन इस बार के विरोध प्रदर्शन इतिहास का हिस्सा होंगे। इस बात का एहसास पीएम नरेंद्र मोदी को है, इसलिए आज सुबह उन्होंने ब्लॉग लिखा और दिल की बात कही। मोदी ने कहा कि उन्हें कांग्रेस की तरह 100 दिन के हनीमून पीरियड का वक्त नहीं मिला, लेकिन गद्दी संभालने के 100 घंटे में ही उन पर हमले शुरू हो गए। इस बीच देश का सवाल यही है कि क्या मोदी महंगाई कम करेंगे, वादे पूरे करेंगे। 60 साल में जो ना हुआ क्या अगले 5 साल में होगा। बीते 30 दिन कहीं भविष्य की वानगी तो नहीं बन जाएंगे। आज बात इन्हीं पर होगी। अरे मित्रों, मैं तो पीएम बन गया। पीएम बन के कैसा तन गया। ये विक्ट्री मेरी देखो, ये हिस्ट्री मेरी देखो, जैसे मॉडल मेरे गुजरात का। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, कुर्ता पहन के कितना सुंदर लागे। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, कुर्ता ऊपर जैकेट भी खूब साजे। सफेद दाढ़ी पे तेरा चश्मा और भी अच्छा लागे। अरे और भी अच्छा लागे, और भी अच्छा लागे। अरे क्या जानो हम 12 साल में क्या क्या तीर न झेला। क्या जानो हम 12 साल में क्या क्या तीर न झेला। सीएम से पीएम बनने तक क्या क्या पापड़ बेला, क्या क्या पापड़ बेला। अरे मेरा जादू सब पे चल गया। मित्रों, मैं तो पीएम बन गया। बिग फाइट में आज के इश्यू पर चर्चा के लिए बीजेपी से हमारे साथ जसबीर सिंह जी हैं, कांग्रेस से सूरज खत्री जी हैं और माकपा नेता भंवर सिंह जी इस चर्चा का अहम हिस्सा होंगे। आज वित्त मंत्रालय ने यह तय किया है इन सेक्टर्स को देखते हुए कि ये जो कम की गई ड्यूटीज थी, इसका जो लाभ है जो 30 जून को समाप्त होना था, उसको 31 दिसंबर तक, इस वर्ष तक आगे बढ़ा दिया जाए। एक महीने का तजर्बा बहुत ही कड़वा तजर्बा है। ये सही है कि कड़वी दवाई से ही इलाज होता है, लेकिन कड़वी दवा इतनी भी कड़वी ना हो कि वो जहर बन जाए। जो वादे बीजेपी की सरकार ने किए थे अच्छे दिन वाले, उसकी क्या परिभाषा है ये हमारी समझ से बाहर है। शुरुआत जो है उन्होंने जिस तरीके से की है, वो शुरुआत 67 सालों में किसी भी सरकार ने नहीं की थी। आजादी के बाद सबसे ज्यादा रेल का किराया मोदी जी ने बढ़ाया और आते ही उन्होंने तुरंत विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी उन्होंने इमरजेंसी शुरू कर दी। जुडिशियरी में इंटरफियरेंस करना शुरू कर दिया और जो भी मंत्रिमंडल के जितने अभी अधिकार थे वो सभी पीएमओ में ले लिया। जसबीर सिंह जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। मोदी साहब ने आज सुबह ब्लॉग लिखा और उसमें कहा कि कांग्रेस की तरह उन्हें 100 दिन हनीमून मनाने का वक्त नहीं मिल पाया। मैं इसको क्या समझूं, कहीं दुख जता रहे हैं? नहीं, दुख नहीं जता रहे, जो वास्तविकता है उसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। आप समझते हैं कि भारत जैसे देश में पिछले 10 वर्षों के अंदर जिस तरीके से शासन चला, उसको शासन कहें या कुशासन कहें, कुछ भी कहें आप, लेकिन 10 साल के अंदर स्थिति जिस तरीके से ख़राब की गई, चाहे आर्थिक मोर्चा रहा, चाहे सामाजिक क्षेत्र रहा, चाहे रक्षा की व्यवस्था रही, इन सारे मोर्चों के ऊपर पिछले 10 वर्षों के अंदर जो सरकार का जो अनुभव था और सरकार की जो कार्यशैली थी वो निराशा से भरी हुई थी। ऐसी स्थितियों के अंदर एक महीने के अंदर उन्होंने वास्तविकता से अवगत कराया है और वो डे 1 से, पहले दिन से जिस वेग के साथ, जिस आशा के साथ, जिस आकांक्षा के साथ, जिस महत्वाकांक्षा के साथ और जिस विश्वास के साथ चीज़ों को समझ रहे हैं और करने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ चीज़ें उन्होंने करी भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि दरअसल मेरा सवाल यही है कि आज पूरा एक भाषण सा नजर आया उस ब्लॉग में। कहीं भी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया 5 साल में अब करेंगे क्या, या फिर अब तक क्या किया, क्या अर्जित हुआ, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। देखिए, सारी स्थितियों को समझकर देश की जो आर्थिक स्थिति है आप समझते हैं, मीडिया के हमारे साथी सब इसको समझते हैं कि किस तरीके से आर्थिक स्थिति देश की खराब की गई है। माले मुफ्त दिले बेरहम के तरीके से
सरकारी खजाने से किस तरीके से खर्चे किए गए और डाउन द ड्रेन देश की जनता का पैसा डाउन द ड्रेन विभिन्न योजनाओं के अंदर बगैर डिलीवरी हुए, बगैर टारगेट पूरे किए वो पैसा खराब हुआ। अब चूंकि आर्थिक स्थिति ऐसी है तो उस आर्थिक स्थिति को संभालने के अंदर कुछ ठोस नीतियां भी अपनानी पड़ेंगी, कुछ कड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे। उन कड़े कदमों की तैयारी भी है और देश की जनता में एक विश्वास की भावना का संचार किया जा रहा है कि अच्छे दिन आने हैं, लेकिन उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। वो सिर्फ कोई भाषणों की बात नहीं है। देश की स्थिति को इस स्थिति से उबारने का पूरा प्रयास पूरे विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी जी करेंगे। चलिए मान लेते हैं हम इस बात को। सूरज जी, आपकी पार्टी इतना कुछ कर गई, उसके बाद अब आप इन 30 दिनों को लेकर ही निशाने पर सरकार को ले रहे हैं। राशिद अलवी साहब जिस तरह से बोल रहे हैं, क्या जायज़ है वो? देखिए, जसवीर सिंह जी ने आपको एक पहलू दिखाया है, मैं आपको इसका दूसरा पहलू दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने 2 बातें कही। मैं खुद ये मानता हूँ कि अभी तक तो उंगली से चुनाव की शाही तक नहीं हटी है। 30 दिन एक लोकतांत्रिक सरकार के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, लेकिन आज ये जो मूल्यांकन मीडिया पे हो रहा है, पब्लिक प्लेसेस पे हो रहा है, नुक्कड़ों पे हो रहा है, चौपालों पे हो रहा है, इसका कारण क्या है? ये मोदी सरकार और भाजपा ये किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में गए, किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने यूपीए सरकार के ऊपर अटैक किया, क्या थे वो? महंगाई, भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति, नैतिकता, यही 4 मुद्दे मुख्य थे। हर जगह गए, हर जगह यही बात कही, जहाँ भी गए महंगाई की बात करी, जहाँ भी गए भ्रष्टाचार की बात करी। तो आप इस 1 महीने को उस रूप में देखिए कि इन्होंने आगाज क्या किया है। आगाज तो कम से कम इन्होंने जो कुछ भी अपना घोषणा पत्र कहा या जगह जगह जो भाषण दिए या जिस तरीके से जनता को उद्वेलित किया, आंदोलित किया महंगाई के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1 महीने के अंदर महंगाई के आज 5 महीने की सबसे ज़्यादा ग्राफ जो है ऊपर है महंगाई का, हर चीज़ का, किसी भी चीज़ का ले लीजिए, केवल मात्र रेल के किराए की और इनकी बात मैं नहीं करता हूँ, हर चीज़ के दाम बढ़ गए। आम जो वस्तु होती है जो घर में काम आती है या आपके नित्य उपयोगी काम में आती है, हर चीज़ के भाव बढ़ गए। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने एक शेर का खजाना खाली होने की बात कही। मैं आपसे दूसरी बात कहता हूँ कि आंकड़े सामने पड़े हैं, 21,600 कुछ करोड़ रुपए का बैलेंस छोड़ करके कांग्रेस सरकार गई है। जब एनडीए सरकार थी उस समय तो 450 करोड़ रुपए के करीब छोड़ करके गए थे, और अगर खजाना खाली था तो अभी भूटान को कितना दे के आए? 4,500 करोड़ रुपए। वो कहाँ से आ गए? क्या कोई मोदी जी जिस तरीके की भाषा बोलते थे तो क्या मोदी जी के नानी के घर से वो पैसा आया था क्या? 200 करोड़ रुपए मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, शपथ लेने से पहले उन पे जो सिक्योरिटी लगी, 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो पैसा जो ये खर्च किया जा रहा है, आनंदीबेन चीफ मिनिस्टर बनी है, 100 करोड़ रुपए का तो जेट का खरीद हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता से। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? तो खजाना खाली होने की बातें तो स्टैटिक्स है, जो अर्थशास्त्री हैं सब जानते हैं कि हम लोग कितना सोना दे के गए, कितनी फॉरेन एक्सचेंज दे के गए। तो ये खजाना खाली होने की बात भी गलत है। लेकिन जो आज का विषय है, मैं वापस उसी पे आना चाहता हूँ कि महंगाई को हम किस रूप में देख रहे हैं। कि इनका मुद्दा था, चुनावी मुद्दा था, किस बात को लेके उद्वेलित किया, किस बात को लेके जनता को जो वादा किया, मैं इसको इस तरह से समझूं कि उस पर खरा नहीं उतर पाएंगे। इसकी वानगी अभी 30 दिन में हमको देखने को मिली। भंवर सिंह जी, आपका भी जिक्र आज मोदी ने ब्लॉग में किया, कहा कि कुछ लोग हैं कि पहले 100 घंटे से ही उन पर हमले करने शुरू कर दिए। वादे इरादे किस तरह से होंगे इस पर तो काम अब करेंगे, लेकिन आपने तो पहले ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। देखो अश्विनी जी, अपने देश में कहावत है कि पूत के पग जो है पालने में दिखने लग जाते हैं। तो मोदी जी के पग तो दिखने लग रहे हैं कि देश के साथ करने वाले क्या है। वो पूंजीपतियों के पक्ष में हम शुरू से कह रहे हैं कि पूंजीपतियों के आदमी हैं और पूंजीपतियों के लिए काम करेंगे। देश की गरीब जनता जो दुखी थी, पीड़ित थी महंगाई से, उसको और मारने का काम कर रहे हैं। ये कौन सी दवा दे रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। एक मरीज जो तड़पता हुआ किसी डॉक्टर को बदल के दूसरे डॉक्टर के पास गया, जो भाषण दे रहा था खूब कि मुझ जैसा कोई डॉक्टर दुनिया में नहीं है, मेरे पास आ जाओ, मैं आपका सारा इलाज कर दूंगा, मेरे पास जादू की छड़ी है, कांग्रेस जाएगी, महंगाई चली जाएगी, सब देश में खुशहाली आएगी। वो बहुत स्टाइल से बोलते थे देश की जनता के सामने, अच्छे दिन
आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे भाई, आप ही ने कहा ना जनता को, तो आप उस जनता के ऊपर क्यों कोड़े बरसा रहे हो? आते ही 67 साल में जितनी महंगाई नहीं बढ़ी रेल के भाड़े पे, वो आपने बढ़ा दी। और आज मंत्रिमंडल विशेष बैठक करके निर्णय ले रहा है कि जो पूंजीपतियों को छूट मिल रही है 5 लाख करोड़ रुपए की सालाना, उसको जारी रखा जाएगा और देश की गरीब जनता को किराए के जरिए मारा जाएगा। ये कौन सी देश की सरकार है साहब मोदी जी की? कौन सा विजन लेके आई है? देश की जनता के सामने इतना झूठ इन लोगों ने बोला और अभी भी झूठ बोल रहे हैं कि देश का खजाना खाली था। ऐसे ही राजस्थान में बोल रहे हैं, राजस्थान खड्डे में था। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, बीजेपी के लोगों को, कि झूठ बोल बोल के तुमने देश की जनता को बेवकूफ बना के सत्ता हासिल कर ली। कितने दिन मूर्ख बनाओगे? आज तुम्हारा असली चेहरा देश की जनता के सामने है। पूंजीपतियों को आपने आते ही अंबानी को $4 से $8 गैस के दाम बढ़ा दिए, सबसे ज्यादा मुनाफा डीजल के दाम बढ़ा दिए। फिर बोलते कांग्रेस की नीति। अरे भाई, कांग्रेस की नीति, जब कांग्रेस की नीतियां खराब थी तो उनको धक्का मार दिया ना जनता ने, तो आपको लेके आई। तो आप भी तो उससे ज्यादा बुरा काम कर रहे हो। उससे अच्छे के बजाय जनता बेचारी अगर स्टेजर पे थी तो इन्होंने तो उसको आप वक्त दीजिए ना, मोदी कह रहे हैं वक्त तो दीजिए। इन्होंने जनता को कहा कि आप तुरंत कांग्रेस को हटाइए, हम अच्छे दिन एक दिन में ले आएंगे। ये तो इन्होंने कहा, हमने तो नहीं कहा ना। इन्होंने जनता को इतना ज्यादा सर पे चढ़ा दिया, इतना ज्यादा सपने दिखा दिए, तो उसका भुगतान तो इन्हीं को भुगतना पड़ेगा ना। जब इनको पता नहीं था कि देश चलता कैसे, ये शासन चलाना जानते नहीं बीजेपी वाले। आज भी मैं बस में बैठा था, लोग कह रहे इतना बेवकूफ इस मोदी ने बना दिया देश की जनता को जिसकी हद नहीं है। बोला इनसे शासन चलने वाला नहीं है, ना ये शासन चला सकते। ब्यूरोक्रेट शासन पे हावी हो गए इतने दिनों के अंदर। 1 महीने के अंदर कौन शासन चला रहे? मोदी जी नहीं चला रहे, ब्यूरोक्रेट शासन चला रहे हैं। तो यही नतीजे निकलने वाले हैं। जब राजनेता देश की नब्ज को नहीं पकड़ेंगे, जनता के दुख और तकलीफ को नहीं जानेंगे, तो यही नतीजे। अरे आप अच्छे दिन नहीं ला रहे, कोई बात नहीं, जनता खड्डे में पड़ी तो उसको और नीचे क्यों धकेल रहे हो दलदल में बेचारी को? ये तो बिल्कुल, मैं इसका पर जसबीर सिंह जी से जवाब लूंगा। ब्रेक का वक्त है सूरज जी, मैं आऊंगा आपके पास भी। ब्रेक के बाद लौटेंगे और इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर किस तरह से कड़वी दवा इलाज कर सकती है। उमा भारती ने कहा था कि होम्योपैथी की दवा है इस बार। बात करेंगे इस पर। आम जनता को उम्मीद है कि इसी के साथ में राज्य सरकार भी सक्रिय होगी और ये जो स्टॉक एक्स्ट्रा इकट्ठा कर रहे हैं वो मार्केट में आएगा तो अपने आप भाव डाउन हो जाएंगे। लेकिन प्रारंभिक स्तर पर ऐसे निर्णय देश हित में और भविष्य के लिए आवश्यक है। मोदी जी के 30 दिन कार्यकाल से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले, पुरानी कहावत है कि पहले बुरा अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जबकि आप रेलवे की आप हालत देख रहे हैं, पीने को पानी नहीं, अंदर गंदगी पूरी अंबार पड़ा हुआ है। उसके लिए 40-45 रुपये अपने को अगर एक्स्ट्रा देना भी पड़ता है तो कोई बुरी बात नहीं है। क्या जानो हम 12 साल में क्या क्या तीर न झेला, सीएम से पीएम बनने तक क्या क्या पापड़ बेला, क्या क्या पापड़ बेला। अरे मेरा जादू सब पे चल गया, मित्रों में तो पीएम बन गया। अटेंशन! क्या जानो हम 12 साल में क्या क्या तीर न झेला, सीएम से पीएम बनने तक क्या क्या पापड़ बेला, क्या क्या पापड़ बेला। अरे मेरा जादू सब पे चल गया, मित्रों में तो पीएम बन गया। अटेंशन! आज जो है जो सरकार कर रही है वो बहुत प्रभावी कदम उठा रही है, बहुत कड़े कदम उठा रही है और निश्चित तौर से इन कदमों का असर और इन कदमों की धमक देश के तमाम लोगों तक सुनाई भी पड़ेगी और उसका असर जो है वो देश में खुशहाली के रूप में दिखाई पड़ेगा। देखिए, हमने तो पहले दिन ही इसी मांग को उठाया था। ये जो 14% किराया बढ़ाया गया है, ये अच्छे दिन नहीं, ये बुरे दिनों का विपर्य है। कितने अच्छे दिन? एक भी बता दो मैंने कौन सा अच्छा दिन है। ये तो 1 महीने में ही इतने हालात बिगड़ गए, तो पता नहीं ये बजट के बाद असली पता लगेगा हमें 11 तारीख को जब बजट पेश होगा। राज्य के इशू से जुड़ा सवाल हमने आपसे पूछा है कि क्या आप मोदी सरकार के 30 दिन के बाद भी अच्छे दिनों की उम्मीद करते हैं। fastindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि सवाल पर आप क्या सोचते हैं। जसबीर सिंह जी, जल संसाधन मंत्री उमा भारती बोलती हैं कि अभी तक जो कदम उठाए हैं मोदी सरकार ने वो बिल्कुल होम्योपैथिक की दवा की तरह है, जो शुरुआत में मर्ज बढ़ा देते हैं लेकिन बाद में ठीक कर देते हैं, धीरे धीरे हर तरीके से बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं। क्या आप इसको ऐसा ही मानते हैं? देखिए, देश को एलोपैथी नहीं चाहिए। देखिए,
ये परिभाषाएं हैं, शब्दों में ना जाकर मैं समझता हूँ कि नीयत और इरादों के ऊपर जाना चाहिए। किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो राज्य की हो और केंद्र की सरकार, आप समझते हैं कि इतना बड़ा देश जहाँ पर 120 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं हैं और उन आकांक्षाओं को सच करने का समय प्रत्येक सरकार को चाहिए होता है। अभी मेरे भाई सूरज जी और मेरे और साथी ये कह रहे थे कि जनता को आपने बेवकूफ़ बना लिया, और ये इस तरीके की भाषा मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर जनमत का आदर करना और जनता के निर्णय का स्वागत करना, उसको मर्यादा के साथ, शालीनता के साथ स्वीकार करना, ये लोकतंत्र का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है और कोई भी विपक्ष उसको भी इसको स्वीकार करना चाहिए। जहाँ तक किराए बढ़ाने की बात है, जिसको कि एक मुद्दा बनाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा, आपको याद होगा अश्विनी जी कि यूपीए की सरकार ने ही, इनके ही मंत्री थे जो तृणमूल कांग्रेस के जी, उन्होंने जब रेल बजट आपसे 2 साल पहले प्रस्तुत किया, उसके अंदर भी किराए को बढ़ाने की बात करी। लेकिन वोट की राजनीति के हिस्से के तहत यूपीए सरकार ने पिछले 10 सालों में जितने भी बड़े निर्णय लिए वो वोटों की राजनीति से प्रभावित थे और लोगों को, कुछ लोगों को खुश करने के लिए, उनके सामने झुकने के लिए, चाहे बंगाल की ममता बनर्जी रही हों, चाहे तमिलनाडु के करुणानिधि रहे हों, आपको मालूम है कि विदेश नीति से लेकर आर्थिक नीतियों तक पिछली सरकार लगातार दबाव में रही। वर्तमान सरकार ने ठोस और कड़े निर्णय लेते, और ये जो रेलवे में किराए बढ़ाने की भी बात है, आपको याद होगा कि 16 मई की कैबिनेट बैठक के अंदर, जिस दिन चुनावों के परिणामों की घोषणा होनी थी, गत सरकार ने यह निर्णय किया कि रेलों के किराए बढ़ाए जाए। लेकिन उस दिन भी उनमें इतनी ताकत ना बन पाई, इतना साहस नहीं जुटा पाए कि जनता के व्यापक हित में भी लेने वाले निर्णय को उन्होंने आगे पेंडिंग कर दिया। तो ये सरकार जो पिछली थी वो बेइकबाल के चल रही थी, कुर्सी पर चिपकी हुई थी, कुर्सी पर बैठी हुई थी, लेकिन वो हुकूमत या गवर्नेंस के नाम पर आप कहें तो वो शून्यता से भरी हुई थी। अब इस सरकार ने कोई निर्णय लिए हैं रेलवे के अंदर, अगर हमें सुविधाएं चाहिए, इस देश की जनता को अच्छे ट्रैक्स चाहिए, अच्छी सुरक्षा चाहिए जी, ट्रेनों के अंदर अच्छी सुविधाएं चाहिए, तो उसके लिए आपको एक निश्चित दर के ऊपर किराए भी बढ़ाने पड़ेंगे, रेलवे का राजस्व भी बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज़ें जो वास्तविकताएं हैं उनकी तरफ से हम आंख नहीं मूंद सकते और विपक्ष को भी रचनात्मक अपनी भूमिका को अदा करना चाहिए। सरकार को वक्त भी चाहिए, लेकिन जिस इरादे के साथ और जिस विश्वास के साथ और जिस आशा के साथ निर्णय लिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ गत 1 महीने के अंदर जो निर्णय लिए गए हैं, हो सकता है कि उनका ढोल नहीं पीटा जा रहा, उनकी पब्लिसिटी ज़्यादा नहीं की जा रही, लेकिन आप लाइए ना 100 दिन का एजेंडा सामने तो लाइए। आएगा, बिल्कुल निश्चित तौर पर आएगा। इसकी कब? आपको एक 30 झलक दिन जो तो आप है, बता चुके आगे जो रेलवे का बजट प्रस्तुत होगा, आम बजट प्रस्तुत होगा 15 दिन के बाद, पहले उसमें बढ़ाने आपको की जरूरत दिखेगा। कहाँ पड़ गई थी? बजट तो आ ही रहा था ना, इतनी जल्दी क्या हो गई थी? सूरज जी, देश की मैं जनता को आपसे मारने आपका की? कमेंट जानना चाहूंगा इस पर। चलिए, पहले मैं जसवीर सिंह जी की बात का उत्तर देता हूं। आज के 2 साल पहले के ट्वीट देखिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जब रेलवे बजट से पहले कुछ रेल के किराए के अंदर संशोधन किया गया, इजाफा हल्का सा किया गया, उन्होंने ट्वीट किया कि ये यूपीए गवर्नमेंट जो है अलोकतांत्रिक सरकार है कि बजट तक का वेट नहीं कर सकती। जब बजट के अंदर केवल मात्र कुछ दिन बाकी हैं, तो ये बजट जो है पूरी तरीके से इस डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर एक काला धब्बा होगा। अब इन्होंने क्या किया, बजट आने वाला है, बजट से पहले प्रपोजल तो आप ही तैयार करके गए थे। कहने की बातें हैं, कहने की बातें हैं, Official प्रपोजल है, भी ये नहीं करता। रिकॉर्ड में। दूसरी बात मैं बताता हूँ, ये जिस कैबिनेट तरीके से जस्टिफाई करना चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये किराया बढ़ाने का जिस दिन इन्होंने निर्णय लिया और ये कह रहे हैं हम ये लाएंगे, हम ये लाएंगे, हम प्लेटफॉर्म अच्छे करेंगे, हम ये सुविधाएं देंगे, क्या कोई योजना बनी? रेल मंत्री से लेकर के किसी भी मंत्री ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी रेलवे के अधिकारी ने ये बात कही कि हमने ये योजनाएं बनाई हैं इसलिए पैसा बढ़ा रहे हैं? ऐसा नहीं है, योजनाएं अभी तक बनी ही नहीं है। बजट आने वाला है, बजट से पहले जो जिस चीज़ को अनडेमोक्रेटिक कहते थे, आज अनडेमोक्रेटिक वे के अंदर ये खुद जो है पहले जाकर के किराया बढ़ा के आए। दूसरी बात, एक बात इन्होंने बहुत बड़ी बात कही यूपीए गवर्नमेंट की। यूपीए गवर्नमेंट के 10 साल की जो उपलब्धियां हैं, भूतो न भविष्यति, कभी नहीं आएंगी। और मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि यूपीए गवर्नमेंट
वन और यूपीए फिर आप गवर्नमेंट 10 साल को कैसे मुकाबला कर रहे हैं? मैं इसलिए मैं मुकाबला करना चाहता हूं कि वो गठबंधन की सरकारें थी, दोनों सरकारों को इस पर बहुमत नहीं था, कई पार्टियों की मिलीजुली सरकार था। तो ये जो कह रहे हैं दबाव एक गठबंधन की सरकार के ऊपर रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी गठबंधन की सरकार चलाई थी और उस समय इनका ये कहना था कि साहब गठबंधन की सरकार के ऊपर प्रेशर रहता है, दबाव रहता है। मैं ये बात मानता हूं। तो हमने तो गठबंधन की सरकार भी 10 साल चला करके दिखा दी और सफलतापूर्वक चला दी और ऐसे निर्णय करके गए। भारत निर्माण जो एक इतनी बड़ी थी, आप देखिए नरेगा जैसी चीजें, आप जब गिनने बैठेंगे तो दर्जनों आपको जो है स्कीम्स मिलेगी। लेकिन यहाँ आज की जो चर्चा है जी, ये मैं दोनों मित्रों से मैं अपील करता हूं कि उसको विषयांतर न करें। हम केवल महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं। 30 दिन के अंदर और जो निर्णय हुए, आज एक मीटिंग हुई थी 7 RCR में, उसमें कहा गया था कि नरेगा का इस्तेमाल किया जाए खासतौर पर महंगाई कम करने के लिए खेतों में। नहीं, लेकिन आज सिर्फ महंगाई की बात क्यों हो रही है? जो 30 दिन के अंदर इस गवर्नमेंट ने मुद्दा आपने महंगाई बनाया ना? मैंने कहा बनाया ना, हमारी पार्टी ने विपक्ष बनाया। ने पूरे ने महंगाई का मुद्दा इन्होंने बनाया चुनाव से पहले, हमने नहीं बनाया। हम आज ये बात कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा बना करके सरकार जो आई है, तो इनको कम से कम महंगाई को लेकर के तो अपना जो है वादा पूरा करना चाहिए था जनता के साथ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कुछ और निर्णयों पे लीजिए आप जी। कोई भी पीए नहीं रख सकता केंद्र का मंत्री, कोई भी आईएएस ऑफिसर अपना पीएस नहीं रख सकता। इस तरह का जो केंद्रीयकरण किया गया है, राजनीतिकरण किया जा रहा है अफसरशाही का, वो क्या सही है? आते ही राज्यपालों को हटाने की जो ये प्रक्रिया चलाई गई है, क्या ये सही है? क्या ये राजनीतिकरण नहीं है? अच्छा चलिए मान लीजिए वो एक सरकार का अंग है, विश्वविद्यालय तो सरकार का अंग नहीं है, वो तो एक खुद स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं। आज विश्वविद्यालयों के अंदर भी राजनीति चला दी इन्होंने। तो इनका एजेंडा वहाँ तक ही नहीं है। जो कॉलेजियम होता है, जो जजेस की सेंटर के अंदर अपॉइंटमेंट करता है, क्या हुआ? गोपाल सुब्रमण्यम ने जो है खुद ने लिख करके दे दिया कि साहब आई एम नॉट इन द फ्रे, मैं रेस में नहीं हूँ। क्यों नाम वापस लिया उन्होंने? इसलिए लिया कि हम पर ये इल्जाम लगाते रहे कि साहब सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। और सीबीआई की रिपोर्टें जब तक तो ठीक थी जब वो बन रहे थे, क्या 5 दिन के अंदर सीबीआई को इन्होंने घूटी पिला दी, कौन सी टॉफी खिला दी कि वही सीबीआई जो है गोपाल सुब्रमण्यम के लिए पुरानी चीज़ों को लेकर के शाह के खिलाफ में केसेस जो इन्होंने लड़े। ये नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता की बातें। चलिए नैतिकता पे आ जाइए। स्मृति ईरानी झूठा शपथ पत्र दे करके ग्रेजुएशन का और चुनाव लड़ी, वो इनकी नैतिकता है। इनके चलिए तमाम मुद्दे हैं। 2004 में आपने भी तो राज्यपाल आते ही हटाए थे, खैर इस बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग। 275-80 जो इनके जो एमपी हैं, उसमें से 143 के ऊपर संगीन मुकदमे। क्या ये नैतिकता है? जब धारा 370 की किया गया और किस तरीके से लोगों को जेलों में डाला गया, कांग्रेस को कम से कम ये बातें कहने का हक नहीं है। गवर्नरों को और चीफ मिनिस्टरों की क्या दुर्गति की गई, इसको कांग्रेस को ऐसा हक नहीं है उसी शाह को आप बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। 1975 से लेकर और 2010 तक का ट्रांसफर कर दिया। आपने क्या क्या किया है उसके खिलाफ में सीबीआई लगा दिया आपने। निर्णय तो जनता कर चुकी है। जनता तो बैठी है। आपने लोकतांत्रिक संस्थाओं को किस तरीके से कोई आजीवन आपको जो है किया, आपने लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता आपने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से बगैर परमिशन लिए यूनिवर्सिटी को अधिकार दे दिए कि वो निर्णय कर दे कोर्सेज का। ये आज बहस इसीलिए हो रही है संस्था को जनता की जो अपेक्षाएं थी 30 दिन में धूमिल कर दिया आपने। संवैधानिक बॉडी थी यूजीसी, उसको आपने इग्नोर करा दिया और ये बड़े मुद्दे हैं, निर्णय खुद ही करती रही। बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं ये दोनों पार्टियों के पास के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं आप? राज्यपालों की हिंदी भाषा का मुद्दा उठा करके आपने पूरे साउथ के अंदर जो है उद्वेलित कर दिया लोगों को। आप दबाव में थे, आप तो डी राजा जैसे व्यक्तियों के दबाव में थे, कैनी मोदी जैसों के दबाव में थे, सुरेश करमाणी जैसों के दबाव में थे। आप कहते हो गठबंधन के दबाव थे, ये सरकार गठबंधन के दबाव नहीं थे, घोटाले करने वाले लोगों के आप पर दबाव थे और उसके सामने हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री महोदय झुक गए। किसी तरीके से वास्तविकता ये है और उस पर जनता ने अपना निर्णय कर दिया है। चलिए पवार सिंह जी, अब मैं आपका रुख करूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार महंगाई को लेकर प्रयास कर रही है। आज 7 RCR में बैठक हुई, खासतौर पर जमाखोरी को लेकर कहा गया, वायदा कारोबार को लेकर कहा गया कि इस पर लगाम कसी जानी चाहिए, महंगाई काबू में आ जाएगी। इससे तो बड़ा फैसला नहीं मानते आप? नहीं, देखो वायदा कारोबार पे हम शुरू से कह रहे हैं कि जो भी फूड कमोडिटी है उसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। ये सब वायदा कारोबार अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से, उस ज़माने से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस भी लाई थी। इन पर पाबंदी होनी चाहिए। जो
देश के तो अंदर इस पर बात हो रही है, शुरुआत हो गई नहीं, ना शुरुआत यहाँ से। तो इन्होंने कोई निर्णय लिया क्या? आते ही इनको पहले दिन इनसे कहा गया था कि आप आते ही ये तो पाबंद कर ही सकते हो कि जो फूड कमोडिटी है उसके ऊपर तो वायदा करार में पाबंदी लगा दो, इसमें क्या दिक्कत है? आज मंत्रिमंडल ये निर्णय ले सकता है कि पूंजीपतियों को छूट जारी रहेगी, तो वही मंत्रिमंडल क्या निर्णय नहीं ले सकता था बैठ करके कि जो ये वायदा कारोबार है इस पे भी तुरंत रोक लगाया जाए जिससे महंगाई कंट्रोल होगी? आज वित्त मंत्री जो बयान दे रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री का और वित्त मंत्री के बयानों में अंतर कहाँ है? वो क्या कह रहे हैं, राज्य सरकार का काम है। अरे जमाखोर आपकी पार्टी में बैठे हैं सबसे ज्यादा बीजेपी में, जो सबसे ज्यादा देश को लूटते हैं, वो लोग इनके साथ में जुड़े हुए हैं। आज ये किसको पकड़ के इन्होंने जेल में डाला? 6 महीने में राजस्थान में और 30 दिन के अंदर केंद्र में किसको पकड़ा इन्होंने? छापेमारी दिल्ली में राज्यपाल ने कुछ प्याज और आलू की कर दी। जो प्याज किसान से 2 रुपए 4 रुपए किलो खरीदा वो 20 रुपए मिल रहा अभी जयपुर में, और जो आलू जो 2 रुपए 3 रुपए किसान से खरीदा वो 20 रुपए किलो मिल रहा है। 17 रुपए जा कहां रहे? कौन सरकार? जो मोदी जी कल तक उदाहरण दे रहे थे कि देश में जिस चीज की कमी होगी हम विदेश से मंगाएंगे, जो चीनी सस्ती चल रही थी उन्होंने उसके ऊपर 15 की जगह 40% टैक्स कर दिया। उसकी उनको जो है टाइम है इस बात के लिए कि 15 से हटा के 40%, तो जनता को 2 से 3 रुपए किलो देश में चीनी के दाम बढ़े हुए देने पड़ रहे हैं। तो ये काम करने के लिए तो इनको फुर्सत है, लेकिन जनता को राहत देने के लिए कड़वी पहले तक बोल रहे थे हम देश में अच्छे दिन, जैसे ही रुकिए 1 मिनट जसवीर सिंह जी प्लीज, जैसे ही इनको सत्ता मिली इनकी भाषा बदल गई। इन्होंने कहा हम रोजगार देंगे, शुरू में तो बेरोजगार नौजवानों को गुमराह किया, अब क्या कह रहे हैं, हम उनको हुनर देंगे। अरे हुनर लेके बैठे हुए ITI करके, डॉक्टरी पढ़ करके। चलिए पहले मैं चीनी वाले मसले पे जवाब चाहूंगा। जसवीर सिंह जी आप क्या कहना चाहेंगे चीनी वाले मसले पर? जो इतना बेवकूफ बनाते हैं जनता को ये लोग, ये समझते हैं कि हम बहुत होशियार लोग हैं, शब्दों का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर रहे हैं। कल तक यही लोग इस महंगाई को बीजेपी के लोग सड़कों पे कहते थे, कांग्रेस के लोग। जसवीर सिंह जी चीनी वाले मसले में जवाब चाहिए आपसे। तुगलक की तरह फैसले नहीं लिए जा सकते। जसवीर सिंह जी पूंजीपति के पक्ष में कैसे ले रहे हो आप, ये बताओ ना। आप देखिए आज आपने जो है पूंजीपतियों को छूट क्यों दे दी 6 महीने और? चीनी पर उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है कि बाहर के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको तरजीह नहीं दी जाए और देश के अंदर। अरे कल यही उदाहरण वो दे रहे थे मोदी जी कि देश में जिस चीज की कमी होगी वो विदेशों से मंगाएंगे। आज उनकी भाषा बदल गई है, कोई कमी आज नहीं उन्होंने है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। देश में तो फायदा किसको हुआ? लाखों देश की टन जनता चीनी को का स्टॉक है और जो मालिकों को फायदा कर रहे हैं, शुगर मिल मालिक हैं, उनके ऊपर जो कर्जा है, शुगर केन वालों को पैसा देना है। आपका पूंजीपतियों की चिंता है ना, ये कहो ना, नहीं है, पूंजीपतियों के एजेंट देश में उपलब्ध आप है। जनता को कहते क्यों नहीं हम जनता के नुमाइंदे नहीं, पूंजीपतियों के नुमाइंदे? बाहर के विदेशी ताकतों के इशारों पर नहीं चलना चाहते हैं, इसलिए इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया है अमेरिका के जिससे उनका इम्पोर्ट नहीं हो और देश में जो चीनी का स्टॉक है वो बिके, वाजिब दाम पर मिले। चलिए भंवर सिंह जी एक बार जवाब देने दीजिए जसवीर जी को, क्या कहते हैं? पूछना चाहता हूं, आप सब्सिडी खत्म करने पे विचार कर रहे हैं? आप अगर ये समझ रहे हैं कि एक महीने के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मोहम्मद बिन तुगलक की तरह ऑर्डर निकाल दिए जाएंगे, ऐसा अब इनको मोहम्मद तुगलक याद आ रहे हैं एक दिन में, जब जनता को बहुत वादे करते थे, 4-4 बार मोदी जी नारे लगाते थे, जब आप धैर्य रखिए, आपको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है तो गरीबों से उसको स्वीकार करिए। जैसे दिन चल जनता रहे ने थे रिजेक्ट कर दिया तो उसको भंवर सिंह जी एक बार वक्त तो दीजिए, मोहलत तो दीजिए। अरे भाई साहब वक्त तो दे दिया ना इनको, सत्ता दे दी पूरे देश की। 15 दिन के अंदर आप समझ रहे हैं। अगर एक बात सुनो, देश के अंदर 10 दल मिलकर के सरकार चला रहे थे तो देश की जनता के लिए डिबेट होती थी, किराया बढ़ता था, वापस होता था। आज तो तानाशाही हो गई ना। एक प्रधानमंत्री बजट के पहले देश की जनता पे किराया बढ़ा दे, इससे ज्यादा लोकतांत्रिक क्या होगा? लकवा मारी हुई सरकार क्या से लकवा? तो निर्णय लेने वाली सरकार तो चाहिए आपको। अरे निर्णय तो लेती थी सरकार पहले, कोई ये थोड़ी देश नहीं चल रहा था। आप कौन से चार चांद लगा रहे हो? के ऊपर रेलवे बजट पेश किया, आपने क्या चार चांद लगा प्रधानमंत्री दिए? ने स्वीकार कर लिया कि मैं तो वापस ले आप ये देखिए, और उस रेलवे मंत्री का आपने इस्तीफा करवा दिया। आप लालू यादव ने बड़े किराए में इसका रोल है। यूपीए फर्स्ट में लालू यादव ने 8 साल किराया कम किया था। अच्छा जसवीर सिंह जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक राष्ट्रीय स्तर का एक मुद्दा है, एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। बांग्लादेशी जो आते हैं उनकी समस्या को लेकर के मोदी ने जगह जगह भाषण दिए, बंगाल में दिए, आसाम में दिए, उड़ीसा में दिए। अब उन्होंने क्या कहा? अब वो ये कहते हैं कि बांग्लादेशी फ्री वीजा के ऊपर जो है वो इंडिया आ सकते हैं
और इसका आसाम सरकार, बंगाल सरकार, उड़ीसा सरकार, तीनों सरकारें विरोध कर रही हैं। जो कुछ कहा मोदी जी ने उसका ठीक उल्टा कर रहे हैं। और मुझे ये डर है इमिग्रेशन को मुझे ये डर है, कल भी बीते हुए कल में भी आवश्यक था, आज भी आवश्यक है और आने वाले कल में भी जसवीर जी को आवश्यक सुनिए तो सही, एक बार फिर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। मुझे जसवीर जी क्या बोल रहे थे, आज इनका कहां बोल रहे हैं ये तो देखिए ना। देश नहीं बेचने देंगे, देश नहीं बेचने देंगे, उसका भी उल्टा नहीं कर रहे हैं लोग। देश के कानून के अंदर, वीजा के अंदर, पासपोर्ट इशू के अंदर, वोटर कार्डों के अंदर जो भी आमूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, विदेशों के उसमें इलीगल इमिग्रेशन है, हमारे परमाणु संयंत्रों पूरा पर काम किया जाएगा। इस सरकार ने ऐसा काम किया है कि विदेशी लोग हमारे घर के अंदर रात दिन बैठे रहेंगे परमाणु संयंत्रों पर। ये काम ये कर रही है बीजेपी आते, ये देश के राष्ट्रपति लोग हैं। न्यूक्लियर सिस्टम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसको जनता को गुमराह मत करिए। आप जनता को गुमराह मत करिए और जनता गुमराह होने वाली नहीं है। ये राष्ट्रवादी सरकार है, विदेशी ताकतों के आगे झुकने वाली ये सरकार नहीं है। आप विदेशी ताकतों के आगे 60 साल में आपने आदत डाली झुकने की, इसलिए आपको ये अटपटा लग रहा है। सरकार नहीं कर पा रहे हैं। जसबीर सिंह जी, कहा जा रहा है कि अमेरिका का वीजा लेने के लिए सारी कोशिशें की जा रही है। आप देखिए के लिए कांग्रेस नहीं को बीजेपी के मंत्री गए थे। जसवंत सिंह जी, अमेरिका जो है देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने के लिए लालायित है। आप इसको ये मत कहिए अमेरिका के दबाव के। जिसको बुलाता गत सरकार ने 10 साल में अभी खत्री जी कह रहे थे यूनिवर्सिटी में शिक्षा वाला ये जो मुद्दा दिल्ली में जो हुआ है आदि नकल अमेरिका की करी 4 साल का पाठ्यक्रम लाने का काम जो किया। आप जा क्यों रहे हो जसवीर सिंह जी अमेरिका, ये तो बता दो मेरे को, आगे ले जा रहे हो? आप देखिए वहां पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन है, उसके अंदर प्रधानमंत्री जाएंगे। नहीं जाए ना, जब वीजा नहीं दिया था तो क्यों जा रहे हैं? अरे आप जिस देश ने आपकी बेइज्जती कर दी, क्यों जा रहे हैं उस देश के अंदर? ये इसको भावनात्मक मुद्दा मत बनाइए। नहीं भावनात्मक मुद्दा मत बनाइए। चलिए मैं जवाब लूंगा, ब्रेक का कॉल लगातार हाजिरी लगाने वाले। चलिए ब्रेक का कॉल है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, बात करेंगे, मुद्दा जारी है, गर्म चर्चा है। बिल्कुल भरत सिंह जी, मैं आऊंगा भवन सिंह जी आपके पास। ब्रेक का वक्त कुछ ही पलों में लौटते हैं, बने रहिए। चर्चा का सवाल है, महंगाई का मुद्दा है, मोदी के 30 दिनों का। सरकार के 30 दिन हुए हैं, इन्होंने तो मनमोहन सरकार के 10 साल के बराबर 30 दिन में महंगाई बढ़ा दी। तो यही रहा है 30 दिन के राज में, आप देख रहे हैं। इससे आगे होता क्या है अभी तो 59 महीने और देखना है अभी तो। बिल्कुल, मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने कहा था कि अब अच्छे दिन आएंगे, महंगाई हटेगी, बेरोजगारी हटेगी, लेकिन एक माह के इनके कार्यकाल में ही एकदम इतनी महंगाई बढ़ी है कि जनता की कमर टूट गई है। क्या जानो हम 12 साल में क्या क्या तीर न झेला, सीएम से पीएम बनने तक क्या क्या पापड़ बेला, क्या क्या पापड़ बेला। अरे मेरा जादू सब पे चल गया, मित्रों में तो पीएम बन गया।